out and uh, with Zebaji. Yes, Zebaji. शुरू करते हैं। Yes. उफ ओह, ये कौन है जो नॉन स्टॉप घंटी बेल बजाया जा रहा है? अब रुको, मैं आ रही हूँ। अरे कौन कौन है? अरे वीना, हाँ कब आई जी। तुम? हाँ वीना, कब आई तुम? तुम तो गई हुई थी, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, कहाँ चली गई थी तुम? मैं आपको बता के तो गई थी कि मैं ले जा रही हूँ। बता के गई थी, पर इतना लंबा रह के आ गई एले में? नहीं, क्या लगा के तो डिज्नीलैंड ने रोक लिया था क्या? नहीं नहीं, 3-4 दिन लगा कर आई थी, कल रात आ गई मैं। अच्छा, मुझे लगा कि 3-4 महीने के बाद आई। अरे अरे, आप सबको छोड़ के मैं जा ही नहीं सकती हूँ। अच्छा चलो ये बताओ, क्या बैठो, तुम चाय पियोगी कि कॉफी पियोगी? क्या पियोगी तुम? मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, फिर मैं बातें ले आई गप्पे अपनी मारेंगे। कॉफी। आपकी कहाँ? मैं अपनी कॉफी ले आई। तुम ले आई? चलो मेरी भी आ गई। हाँ, मैं तो पी रही थी, मैंने कहा तभी आज तो तुमने बजाया। रिलैक्सिंग डे है तो आपको तंग नहीं करूंगी। तो मेरी भी आ गई। अच्छा आज ये वैसे बताओ भी क्या? आज वैसे भी हॉलीडे है ना, हाँ, तो मैंने कहा क्यों तंग करना है, यहाँ बैठ के बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे। बातें करें कि कुछ म्यूजिक सुने? म्यूजिक, आई टेल यू, मेरा तो रिलैक्स करने का एक ही तरीका है। हाँ, एक तो कप ऑफ कॉफी और दूसरा गजल्स। अरे बाप रे, क्या याद दिला दिया। गजल भी किसकी? आई नो गजल्स भी, योर चॉइस, आई नो योर चॉइस। किसकी गजल? यस, गजल्स भी, गुलाम अली की, ओ, मेहंदी अरे हसन। अरे, गुलाम अली पे मुझे एक चीज याद आई। पता है, हमारी एक फ्रेंड है सुलभा, तो जब मैं उनको जानती भी नहीं थी, मैं वही पूना जो में जब थी। पुणे वाली आपकी हाँ दोस्त। हाँ हाँ, उन्हीं का तो बता रही हूँ। तो क्या, जब मैं पूना में थी, तो एक बार एक जगह मेरी फ्रेंड ने बताया कि वहाँ गुलाम अली का एक कॉन्सर्ट हो रहा है, उसको वहां चलते हैं हम। वो क्या, तिलक तिलक रोड के ऊपर तिलक मार्ग वो है, तो हॉल है। तो वहां हम गए। तो एक लेडी थी, बड़ी अच्छी तरह से कंडक्ट कर रही थी वो प्रोग्राम। तो मुझे अच्छी लगी, मगर ये ठीक है, मैं होंगी कोई। पर वही यहाँ आपकी मैं जब थिएटर आई वाप क्वीन, वो आपकी हाँ, थिएटर क्वीन सुलभा वही जी। वही वही, हाँ। तो जब मैं लौट के आई यहाँ पर, तो मैंने एक दिन मिल पीटर्स में उनको गजल गाते सुना। मन कहा, अरे बाप रे, ये तो वही है। मैंने जल्दी से उनको पकड़ लिया, उनका फोन नंबर लिया, उन्हें बात की, और उन्होंने बड़े अच्छी तरह से किया था। तो सुन, मालूम करना है तुम्हें कि क्या किया था इन्होंने? बताऊं? चलो मैं उनसे ही पूछती हूँ ना, मैं क्यों बताऊं बीच में? मैं क्यों? बुलाइए, उन्हीं को सुलभा जी, बुलाइए, उन्हीं के मुख सुलभा से जी, सुनते हैं। सुलभा आ गई। जी सुलभा जी, जी, मैं हूँ यहाँ पर, वीणा हाँ, तो जी जरा मैं वो हूँ। बताइए, जो आपने एक कॉन्सर्ट किया था, क्या हरिहरन जी थे और जी गुलाम अली जी जी जी, थे? पुरानी तो वो, बात है, रियली वंस अपॉन ए टाइम वाली नहीं, बात है, फिर भी वंस अपॉन ए कभी टाइम ना कहिए। भूलने वाली संस्मरणीय अविस्मरणीय घटना है आई रिपीट करके कैन दोबारा कर अंडरस्टैंड। कि गुलाम अली मैं साहब, वहां पे ताली मौजूद थी पकड़ना आपके चाहिए साथ। उनका नाम लेते हुए भी। तो उनकी 6 कॉन्सर्ट्स इंडिया में तब हुई थी, और वो ऑर्गेनाइज की थी कलकत्ता बेस्ड जो बड़ी फेमस कंपनी है आईटीसी, उन्होंने 6 कॉन्सर्ट्स उनके इंडिया में ऑर्गेनाइज की जरा थी। सुलभा, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। योगेन जी भाई, जरा सा सबको म्यूट कर दीजिए आप। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। तो 6 कॉन्सर्ट्स उनके होने वाले थे इंडिया में, और वो गुलाम अली तो बिल्कुल आइडॉल थे हमारे, आज भी है। और हरिहरन तो और भी, ओ, मतलब हरिहरन की भी मैं अलग से भी उतनी ही फैन हूँ। तो बहुत ही खुशी हुई कि इनका है। बट मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब आईटीसी ने मुझे चुना ये कॉन्सर्ट एंकर करने के लिए। So that was such a happy shock to me. I can't tell you, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जैसे मैंने सुना। वीणा जी, जेबा जी और सारे फ्रेंड्स, बिलीव मी, आज नहीं जब कूद सकती, नहीं तो कूद के दिखाती। मैं तो जब पता चला तो ये करके 5-6 जंप मारे ऐसे के ये और ये करते करते एकदम मैं चुप हो गई, और सूरत मेरी ऐसी हो गई। क्यों? क्योंकि अरे, हरिहरन और गुलाम अली, इनकी कॉन्सर्ट एंकर करना कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी तो औकात ही नहीं है, और मेरी तो उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है। हाय राम, कैसे करूंगी? हिंदी मराठी तो एंकर करती हूँ, लेकिन ये तो नहीं, कैसे करूंगी, क्या करूंगी? हाँ, तो कहा था। फिर मुझे याद आई, अपने एक प्रोफेसर थे, मतलब हमारे प्रोफेसर डायरेक्टली नहीं थे, बिकॉज वो अलग कॉलेज में, पूना के, आपको तो पता है, वाडिया कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, डॉक्टर सुरेश चंद्र नाडकर्णी, जो उर्दू नाम के सुना है एकदम, मैंने उनका।
हाँ जरूर सुना ही होगा, वो तो आपने तो जरूर सुना होगा। वो उर्दू के मास्टर, मतलब इतने के बड़े बड़े जितने शायर हैं उर्दू के, हर एक के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है, सबको मिला के एक किताब नहीं, दाग के ऊपर एक किताब, गालिब के ऊपर एक किताब, अलग अलग इतनी किताबें भी लिखी है ऐसे उर्दू के मास्टर। तो मैं उनके घर गई और सीधा उनके पाँव में गिर गई, बिल्कुल सर बचाइए सर बचाइए, मेरे तारनहार आपको। तो बोले क्या हुआ क्या? तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे कैसे, मैं क्या करूं, क्या बोलूं उर्दू में, मुझे प्लीज मेरी तैयारी करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा डरो नहीं, बहुत अच्छे से हो जाएगा, इतने बड़े मेहमान आ रहे हैं हमारे शहर में, तो हम उतनी उतनी ही उनकी खातिर करेंगे और तुम करोगी वो सारा, मैं हूं ना। तो जैसे उन्होंने मैं हूं ना कहा, थोड़ी जान में जान आ गई। फिर उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की मेरे साथ, मैंने तो की, मुझे तो करनी थी, लेकिन उन्होंने बहुत की। और कुछ कुछ उर्दू वर्ड्स तो जो मेरे मतलब अच्छे प्रोनाउंस नहीं हो रहे थे, तो वो मुझे ना वो वर्ड उनके सामने बिठा के 10 बार 20 बार 30 बार बुलवाते थे, और करो और करो, नहीं ये ठीक नहीं आ रहा, यू नो लाइक दैट। तो बहुत करवा दिया, तो रट रट के फिर मैं तैयार हो गई। जनरली माय एंकरिंग आल्सो नेवर लर्न बाय हार्ट, बट उस टाइम मैंने किया, लर्न बाय हार्ट किया कि नहीं नहीं एक वर्ड भी मुझे नहीं गलत होना चाहिए, मैं आई कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मिस्टेक एंड आई कैन नॉट बिट्रे द ट्रस्ट प्लेस्ड ऑन मी बाय ITC। तो फिर आ गया दिन, आ गया, तैयार होके मैं वो टिळक स्मारक मंदिर, वो थिएटर है पुणे में, थिएटर माने ड्रामास का थिएटर। फ्रेंड्स महाराष्ट्र में ड्रामा इतना पॉपुलर है कि ऐसे नहीं कि मूवी थिएटर में ही ड्रामा कर दिया, नहीं, वहाँ ड्रामा के लिए ही अलग थिएटर, बड़े बड़े आलिशान थिएटर्स भी है। तो ये टिळक स्मारक मंदिर जो बाल गंगाधर तिलक के नाम पे है, तो वहाँ ये प्रोग्राम था। मैं पहुंच गई वहां पे, हाउसफुल पैक्ड, और लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे खड़े रह के देखेंगे, खड़े रह के देखेंगे, पूरा टिकट के पैसे देंगे, खड़े रह के देखेंगे। इतने फैंस इन दोनों के तो थे ही थे। और वैसे पुणे ट्रस्ट में बहुत रसिक लोगों का, कदरदानों का शहर है एक्चुअली वो, तो बिल्कुल मतलब पूरे महाराष्ट्र का कल्चरल सेंटर पुणे ही माना जाता है, इसीलिए बड़े बड़े उस्ताद ये वो सारे भीमसेन जोशी से सारे लेके पुणे में ही सेटल हो गए। खैर, तो गुलाम अली जी को उस दिन उनके मतलब एयरपोर्ट से आने में ही कुछ हो गया गड़बड़, जैम वगैरह, देर लग गई उनको थोड़ी सी, काफी देर हो गई, थोड़े से ऑडियंस जरा सा अनरेस्ट हो गया। पर सोच के रखा था अगर होगा तो भी क्या करना है, क्या बोलना है, तो वो सब स्मूथ चल रहा था। फाइनली गुलाम अली साहब आ गए, तो आने के बाद वो सब हो गया। मेरा उनका पहले जो स्वागत करना था, जो हार वगैरह पहनाना था, फूल देने थे, सब हो गया, प्रोग्राम शुरू होना था। नेचुरली हरिहरन जी का पहले था और सीनियर आर्टिस्ट तो एंड में आते हैं, तो गुलाम अली जी का दूसरा, ऐसे 2 पार्ट थे। प्रोग्राम शुरू हो गया, हरिहरन जी ने शुरू की। उनकी आवाज तो है ही शहद जैसी मीठी, पर उस दिन तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पूरे फुल फॉर्म में वो ऐसा सुर लगाया कि ऐसे लगे कि एक सुर सुन के समाधि लग जाए मेरी। पर इतना सुंदर गाया उन्होंने, 2 मिनट हुए होंगे उनके शुरू करके, एक घटना ऐसी हो गई कि जिसने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। वो ऐसे हो गया कि ऑडियंस में हमारी बदकिस्मती से 2 लोग बहुत शराब पी के आए थे, और उनमें से एक ने जोर से बोला, बड़े जोर से, जोर की आवाज से, हरिहरन जी गा रहे हैं स्टेज पर, उसके ऊपर आवाज लगा के बोला, ए तू जा, निकाल दो इसको, हम तो गुलाम अली के लिए आए हैं, गुलाम अली को बुलाओ, जाओ तुम जाओ, निकलो यहाँ से। But you know, this was such an unexpected thing. कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, बट ये हुआ। हरिहरन जी बहुत स्टंट, वो भी बेचारे, उनकी भी उनके सुर में समाधि लगी थी शायद, ऐसे हो गए जैसे उनको, it was such a jarring thing. एकदम for a fraction of a second, I think he also didn't realize what happened. But when he realized, he just stopped, he left the harmonium there, और उठ के अंदर चले गए। तो जल्दी से मैंने उसको बोला पर्दा गिराओ, पहले पर्दा गिराओ, तो पर्दा गिरा दिया विंग वाले ने। अंदर जाके देखा तो नेचुरली वो, he was very offended, looked very hurt, of course, I mean, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। और काफी अनरेस्ट हो गई, बाहर हॉल से आवाज आने लगे बाकी लोगों के कि अरे क्यों नहीं, निकाल दो इनको, इतना अच्छा गा रहे थे, हम इतना सुन रहे थे। मतलब बाकी सब लोग तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये 2 ने ऐसे किया। एंड हरिहरन वाज सो बैडली हर्ट, तो वो तो आने को तैयार नहीं, फिर से आने को तैयार नहीं। हमने जाके हाथ जोड़े, मैंने कहा अभी कुछ ऑडियंस से बात भी करी, मैंने 1-2 शेर भी सुनाए इसी हंगामे में, और अंदर गई, गुलाम अली साहब को कहा सर आप ही संवार सकते हैं। ही सेड मैं आ ही रहा हूँ।
तो गुलाम अली जी खुद आए स्टेज पर और बहुत डांटा सबको, बहुत डांटा कि ये क्या है, इतना रसिक लोगों का, कदरदारों का शहर है, मैंने यहाँ पहले भी प्रोग्राम दिए हैं और ये क्या मैं आज देख रहा हूँ, और कैसे बच्चा इतना अच्छा गा रहा है, मैं कहता हूँ मुझसे अच्छा गा रहा है। देखिए गुलाम अली साहब की भी ह्यूमिलिटी देखी। तो इतना मतलब उन्होंने सबको डांटा, ये किया। और तब तक हम अंदर हरिहरन जी को मना रहे थे कि सॉरी, माफ कर दीजिए। उन दोनों को निकाल भी दिया हमारे, हाँ तुरंत हमारे वॉलंटियर्स ने जाके उन दोनों को बाहर कर दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और सब शांत हुए थे और बिल्कुल साइलेंस था अब हॉल में। तो फिर भी हरिहरन जी नहीं तैयार होते। फिर अंदर गुलाम अली जी भी आ गए, उन्होंने कहा बेटे गाओ, मेरे लिए गाओ, मैं तरस रहा हूँ तुम्हें सुनने के लिए। तो हरिहरन जी तैयार हो गए। तब क्या हुआ गेस कीजिए? तब मिसेस हरिहरन रूठ के बैठ गई, बोली नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, बस बोल दिया, बोल दिया सो बोल दिया, अब नहीं गाएंगे। शी सेड अभी तो गाएंगे ही नहीं, इस शहर में फिर कभी नहीं गाएंगे। तो मेरे तो आंखों में आंसू झरने लगे, आंखों में। वो आईटीसी के लोग भी आ गए, उनको सब ने उनके सामने हाथ जोड़े। मैंने कहा भाई आप प्लीज मान जाइए, 2 लोगों के लिए सारे इतने, अभी I think the capacity of that Tirak Smarak Mandir is about 980, so almost 1000 की कुछ कैपेसिटी। तो 2 लोगों के लिए आप 900 लोगों को निराश मत कीजिए, प्लीज प्लीज। आपके पांव पकड़ते हैं, कान पकड़ती हूँ, उठक पटक कहती हूँ, फिर she smiled when I said मैं उठक बैठक करती हूँ, माफ कर दीजिए। फाइनली मान गई, वो भी मान गई और हरिहरन जी आ गए और बहुत ही अच्छा गाए। और उसके बाद तो और अच्छा गाए। हमें लगा कि इनका मूड इतना गया है कि अब नहीं गाएंगे, लेकिन जैसे ही वो आए स्टेज पर, लोगों ने इतनी तालियां बनाई और इतना कहा जियो 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 जियो, गाओ गाओ, हम तरस रहे हैं आपके गाने के लिए। तो बस उसके बाद उन्होंने जो बाहर लाई, कुछ मैं वर्णन नहीं कर सकती। और बाद में ऑफ कोर्स गुलाम अली खान साहब, वो भी तो है ही है शहंशाह गजल। तो बहुत ही वो घटना मुझे हमेशा याद रहेगी, कभी भूल नहीं सकती मैं वो जो हुआ। एंड इतना तो आप सब मेरे दोस्त हो, तो इतना तो मैं अपना थोड़ा सा बोस्ट कर ही लूं। गुलाम अली साहब की जो कॉन्सर्ट थी तो सारे पेपर्स ने उसकी दखल तो लेनी ही थी। तो उनका प्रोग्राम, तो उसके बारे में वहां वो और हरिहरन, इसके सिवा तीसरे का नाम आना नहीं चाहिए था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा भी जिक्र किया था, कभी आपको वो भी दिखाऊंगी, है मेरे पास वो पेपर कटिंग्स के एंकर ने बहुत अच्छा काम। सुलभा, यू डिजर्व इट। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो बस ये मेरी एक यादगार घटना। जी, आप रियली थिएटर एक्ट्रेस हैं। थैंक यू देखिए सो आप, ये आपकी एक्टिंग का भी कमाल हो सकता है ना। नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए था। हाँ, और एक्टिंग का वो ये उर्दू भी चालू रखना था, और जो बिल्कुल रिहर्स नहीं किया था वो भी बोलना था। एग्जैक्टली हो गया, भगवान ने कृपा कर ली और सब कुछ हो नहीं, गया। आप इसीलिए भगवान ने आपको आपको चूज किया था उनके लिए। थैंक यू। क्योंकि ये होने वाला था, भगवान को मालूम था कि ये होने वाला है, और आप ही उसको संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता। यस, यार सुपर्ब। आप कौन सा गजल से कम है, आप भी गजल से भी ज्यादा है। ऐसा तीर छोड़ती है, यहाँ पर चला जाता है। अरे गालिब की मुकम्मल गजल, उस दिन क्या हंगामा हुआ होगा वहां पर। नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। सुलभा, गालिब की मुकम्मल गजल आप है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी शर्मिंदा मत कीजिए। इससे अच्छा है मैं कुछ और सुनाऊं आपको। सुना दीजिए। आपके पास अभी हमें टाइम है वीना ना, इनको अभी थोड़ा है टाइम, सुनाइए सुलभा जी, सुनाइए। ठीक है, एक और घटना मेरी जिंदगी की अविस्मरणीय घटना मैं बताती हूँ। ये 1981 की बात है, 1981 की बात है। एंड आई हैव ओनली 2 daughters एंड माय यंगर डॉटर वाज ओनली 8 years old देन, 8.5 ऐसा कुछ। एंड शंकर्स इंटरनेशनल आपको सबको पता है, बहुत फेमस शंकर जी, वो खुद भी थे तब, वो जीवित थे अभी। और उनका तो दिल्ली में आपको पता है बहुत बड़ा उनका ऑफिस है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत अच्छा डॉल्स म्यूजियम है। और उनके इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होती है। तो उनका फिर अवार्ड फंक्शन भी बहुत ही जोरदार रहता है। और बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल ग्लोबल फंक्शन, तो उसके लिए खासियत उसकी ये होती है कि उस फंक्शन में दिल्ली में जितने फॉरेन कॉन्सुलेट्स है, उनके सब के एम्बेसडर्स भी वहां आते हैं। तो इट्स अ वेरी हाई स्टेटस फंक्शन। तो वो उसके लिए जो कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें माय डॉटर वन दैट कॉन्टेस्ट। एंड
She was only 8.5 years old, and she was selected to be the president of that function. And the chief guest of that function was Indira Gandhi. That was 1981. So Indira जी का peak period था वो बिल्कुल. तो वो चीफ गेस्ट थी. एंड कॉन्टेस्ट थी, तो पार्ट लेने का जिस दिन वो कंपटीशन एक्चुअली थी, माय डॉटर गॉट वेरी हाई टेम्परेचर. शी हैड 103 टेम्परेचर रनिंग. तो मैंने कहा चलो अब विड्रॉ करते हैं, क्या कर सकते हैं, इतना हाई फीवर है तो. बट शी सेड नहीं, मैंने इतना रिहर्स किया, इतने प्रिपेयर किया. तो आई, मराठी में आई बोलते हैं मम्मी को, तो आई इतना प्रिपेयर किया, तो मैं जाके बोल देती हूँ क्या हुआ, नहीं सिलेक्ट करेंगे, एक बार बोल देते हैं. बहुत जिद की तो हम उसे ऐसे ही ले गए. वहां पहुंचे कंपटीशन की जगह, तो उन्होंने भी उससे हमें कहा कि वहाँ लाउंज है, वहां जाके उसको लेटा दीजिए. फिर उसकी टर्न आने तक 1-2 नंबर पहले तक हमें बता देना. तो तब तक मैं वहां पे उसे फोरहेड पे कोलन वाटर रख रही थी बदल बदल के. जाके उसने उसी में बोल दिया, एंड शी वन द कॉन्टेस्ट, एंड देन शी वाज द प्रेसिडेंट. तो द इवेंट मैनेजमेंट के जो लोग थे, उनको लगा कि प्रेसिडेंट है तो मतलब एडल्ट तो होगा ही होगा. तो उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ा, एंड ऑब्वियसली इंदिरा जी के लिए भी बहुत बड़ा हार, गार्लैंड ऑर्डर किया था. जब प्रेसिडेंट को देखा इतना प्रेसिडेंट है, तो वो गार्लैंड नीचे उसके पीछे जमीन पर जा रहा था. सो उन्हीं के शंकर वाले की जो एक काफी एक्चुअली सीनियर ऑफिसर लेडी थी, उसने वो देखा, उसे लगा ये बच्ची गिर जाएगी वो पाँव में आके. उसने आके बेचारी ने जैसे वो ब्राइड का पीछे पकड़ती है ना, वो प्रेसिडेंट का हाथ पीछे पकड़ लिया, एंड वो कर दिया उन्होंने, भाषण कर दिया. एंड शी रियली स्पोक वेरी वेल. एंड मैं आपको फोटो दिखाती हूँ. उन दिनों तो वीडियो भी निकाल पर नहीं पाए, लेकिन मैं आपको फोटो जरूर दिखाऊंगी उसका. या कैन यू सी दिस पिक्चर? या इसको थोड़ा इनलार्ज कर दीजिए, थोड़ा इनलार्ज कर दीजिए. या स्टैंडिंग राइट देयर. या इधर से इंदिरा गांधी भी दिख रही हैं. इंदिरा गांधी भी. You can see Indira ji's face. कितना खुश होके सुन रही है. एक्चुअली उनकी शंकर के पीछे ऑफिसर कोई खड़ी है लेडी, उसका भी फेस आप देख सकते हैं जब ये बच्ची बोल रही है यहाँ पे. तो ये इसका ये है. और ये जो देखिए ये बच्ची है, वो हार है गले में. हार की बात मैं और अभी बताती हूँ आपको. लेकिन इसमें जो नेहरू अवार्ड मिलता है, दैट्स अ प्योर गोल्ड मेडल which I do have. Of course it's in India, but this time when I go I will get that here. तो एंड ये मेडल किसी सोनार से, फैमिली सोनार या किसी ज्वेलर से नहीं बनवाते. ये गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड का नासिक में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट है वहां बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट में. सो इट इज रियली अ वेरी स्पेशल मेडल. एंड तो really Surbha ji, we are blessed to have you in ICC. See, this is the picture. अब देखिए प्रेसिडेंट का हार, एंड वो गोल्ड मेडल इंदिरा जी पहना रही है उसको. Can you see this? Yes. Yeah. And can you see the garland on the floor? We can see. Yeah. So very nice. That was another very lucky mother. You are lucky mother. Worthy daughter of a worthy mother. Worthy daughter भगवान of a की worthy दया mother. है और कुछ नहीं, भगवान की दिया है. तो वो अनेक जो है उनसे ये घटना मेरे बहुत ही संस्मरणीय है, जो कभी नहीं भूलूंगी. और हम लकी हैं कि शेयर इट विथ यू फ्रेंड्स. यू आर ऑल माय फ्रेंड्स, माय फैमिली. सो मैंने कहा ये आपको आज बता दूं कि वंस अपॉन अ टाइम. थैंक यू सुलभा जी, वंडरफुल टू हियर ऑल दिस स्टोरी. थैंक यू वेरी मच. और हम लोग लकी हैं कि आप हमारे साथ हैं और हम आपको फ्रेंड. नहीं ऐसा कुछ नहीं. थैंक यू वेरी मच. ऐसा कुछ नहीं. वी आर ऑल लकी टू हैव ईच अदर. वी हैव ईच अदर ऑलवेज. मैं जीवा जी, पहले तो मैं आपको जीवा जी कहने वाली नहीं हूँ. कैन आई कॉल मुझे भी नहीं अच्छा लगता. मत कहो. कैन आई कॉल यू जीवा दी? बी श्योर. ओके. जे हटा के डी लगा दो. हाँ, डी लगा. अच्छा ये बताइए वीना, मैंने सुना है इंडिया जा रही है? नहीं, अभी नहीं इंडिया जा रही. मैं आपको इसी रेफरेंस में एक बात बताना चाहती हूँ जीवा जी, कि मुझे इंडिया जाने का एक खास रीजन ये होता है विंटर में, कि दिल्ली में बहुत से म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, पार्टीज में म्यूजिकल, क्लासिकल म्यूजिकल. तो इसीलिए मुझे इंडिया जाना विंटर में बहुत अच्छा लगता है. जाने वाली हूँ, कब जाने वाली हूँ अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन रियल इंडिया तक मुझे बताइए. आप दिल्ली तक तो आप बाई एयर जाएंगी, फिर उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहां तो बाई एयर नहीं जा सकती हैं आप, क्या ट्रेन से जाएंगी? नहीं, ऐसा है कई बार क्या होता है
कि इंडिया में ट्रेवल करने के लिए बाई एयर का नहीं टिकट मिला तो ट्रेन से चले जाते। ट्रेन से अभी मैं नहीं जाती हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था आज से 4-5 साल। आपकी आवाज को क्या हो गया? 5-7 साल की बात है। हम लोग शर्डीली जा रहे थे, तो मेरे को किसी ने कहा लालू प्रसाद ने इतनी बढ़िया ट्रेन बना दी है दीदी, इट्स ओके टू गो इन ट्रेन। अच्छा ठीक है। तो रात को सोए सोच रहे वाकई लालू प्रसाद तो बहुत अच्छे हैं, ट्रेन इतनी स्मूथ चल रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि 2 लोग बात कर रहे हैं, तो उनसे हमने पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? वो कहने लगे 4 घंटे से ट्रेन यहीं रुकी हुई है, ट्रेन चली नहीं रही, 24 घंटे के लिए ट्रेन वहां रुकी रही। कैन यू इमेजिन दैट? कहते हैं कोई इंसिडेंट हो गया है आगे, ट्रेन ना तो आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, क्योंकि पीछे के ट्रैक में भी ऑलरेडी लॉट ऑफ ट्रेन्स आर देयर एंड वी आर स्टक। तो ये हुआ ट्रेन के साथ। तो क्या इंडिया की ट्रेनें बेकार हो गई है? पता नहीं, हमने तो बेकार पता नहीं नहीं हो कब गई, से। कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। तो अभी मैं ट्रेन से नहीं, सफर नहीं वीना करती हूँ। वीना मिश्रा है ना, अपनी वीना मिश्रा, हाँ उनके हाँ, साथ भी कुछ हुआ था ऐसे ही। आपको उन्होंने शायद नहीं सुनाया, मैंने सुना नहीं उनको मेरे को नहीं जरा। पता। वो अब मैं वीना मिश्रा जी बुलाती को तो मैं अब। जानती हूँ, लेकिन हाँ हाँ, वीना उनकी मिश्रा क्या वो बात है है, वो नहीं पता। हमारी बहुत अच्छी मेंबर है हमारे यहाँ। उनके उनकी आवाज और उनकी मुस्कुराहट मशहूर है। लोग उनकी मुस्कुराहट देख के बेहोश हो जाते हैं, फिर हम 911 को बुलाना पड़ता है। तो वो मैं अभी उनको बुला आ गई है, वो उनसे मैं कहती हूँ अपना वो वीना जी ये बताएंगी क्या क्या हुआ बात है, था आपने उनके साथ। जीवा दी को बता दी वो ट्रेन वाली बात, और हमें नहीं बताई। मैं आपको अपनी ट्रेन वाली स्टोरी बता रही हूँ और आपने कभी बताई नहीं। चलिए अभी बता देंगी ना, अभी बताइए क्या हुआ था आपके साथ। आज आप लोगों ने इतना अच्छा मुझे मौका दिया है, मेरे मन की बात कहने के लिए इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला है, इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में आज मैं हिम्मत करके आई हूँ कि चलो अपने जीवन से संबंधित एक घटना को सुनाती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक पहुंच पाती हूँ। वैसे जीवन तो घटनाओं का क्रम है, और ये घटनाएं जो है नवरस से जुड़ी हुई है। कभी ये दुखद होती हैं, कभी सुखद होती हैं, कभी विभत्स होती हैं, कभी रौद्र भी हो जाती हैं। हर तरह तरह की घटनाएं जीवन में घटती हैं, हमारे आपके सबके जीवन में घटती हैं, जीवन से जुड़ी हुई हैं ये। और बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी हैं जो पानी में बुलबुले की तरह उठती हैं और सब आ जाती हैं। लेकिन कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो आजीवन आपके साथ चलती हैं और हमेशा हमेशा आपके मन मस्तिष्क में बनी रहती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी, रेल यात्रा था बॉम्बे सेंट्रल टू दिल्ली फ्रंटियर मेल। उन दिनों फर्स्ट क्लास में कूपे होते थे, कैबिन्स छोटे छोटे, और हम लोग एक कैबिन में एकदम गेट के पास का फर्स्ट कैबिन हमारा था, हम लोग बैठे थे उसमें। एक छोटी सी नन्ही सी लड़की, बड़ी प्यारी सी, 2.5-3 साल की रही होगी, कश्मीरी दिख रही थी और पीहू नाम था उसका। वो बार बार आके दरवाजा खटखट करती थी, लेकिन इतनी प्यारी थी कि हम उसको कुछ नहीं बोलते थे। कभी चॉकलेट दे देते थे, कभी कुछ खाने को देते थे। उसको शटर खोलना बंद करना बहुत मजा आता था। तो उसकी मम्मी आके हमको बोली, वो भी यंग गर्ल थी, ये लेट 60s की बात है, आके बोली सॉरी तंग कर रही है आप लोगों को। मैंने कहा नहीं, ये हमें बहुत एंटरटेन कर रही है, आप चिंता मत करिए, दरवाजे की केयर हम कर लेंगे, बाहर नहीं जा पाएगी, आप बैठिए अपने कैबिन में, उसको एंजॉय करने दीजिए। तो बोली थैंक यू करके वो तो चली गई लड़की। और ये लड़की जो पीहू थी पूरे टाइम बैठ के बक 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 करती रहती, पता नहीं कहाँ कहाँ की अपने स्कूल की कहानी, केजी की कहानी, अपने फ्रेंड्स की कहानी, अपने फैमिली मेंबर्स की कहानी। बड़ी बातूनी लड़की थी, छोटी सी। फिर हमारे साथ ही खाती थी, जाने का नाम ही नहीं लेती थी। फिर धीरे 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 वो बहुत हमसे फ्रेंडली भी हो गई। फिर उसकी मम्मी रात को आई, जबरदस्ती उसको लेके गई कि नहीं चलो अब सो जाओ। तो गई, तो रात भर वो नहीं आई फिर मेरे पास, दिन भर वो मेरे पास थी, बहुत खुश थी। फिर धीरे धीरे हम लोग दिल्ली स्टेशन के करीब पहुंचे। जो लोग दिल्ली से बहुत फैमिलियर है, क्या इंडिया के स्टेशन से फैमिलियर है, जैसे ही सबब से स्टार्ट होते हैं कुलियों की भीड़ शुरू हो जाती है। कुछ कुली और कुछ डेली वर्कर्स, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जिनके पास रिजर्वेशन नहीं होता है, वो भी धक्के दे दे के अंदर घुस जाते हैं इन डब्बों में। क्योंकि इसके बाद जब सबब शुरू हो जाते हैं तो कोई टीटी तो आता नहीं है, कोई चेकिंग होती नहीं है, तो बहुत भीड़ हो गई थी, पूरा कंपार्टमेंट एकदम भर गया था।
जैसे तैसे दिल्ली स्टेशन आया, गाड़ी स्पीड कम कर रही थी, फिर वो कतार शुरू हो गई कुलियों के अंदर भीड़ की, सारे कुली लाल वर्दी पहने अंदर घुस गए और हस्बैंड लोग सामान उतार के बीवियों को दे रहे थे, तुम यहाँ खड़ी रहो मैं पास करता हूँ, तुम यहाँ खड़ी रहो मैं पास करता हूँ। और ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और हमारे हस्बैंड सामान ला ला के हमको दे रहे थे, मैं वहीं खड़ी थी चुपचाप देख रही थी। और उसके हस्बैंड भी, उस महिला के भी हस्बैंड भी नीचे खड़े थे, वो भी सामान ला के दे रहे थे और उसको बोले थे कि तुम लास्ट में उतरना, भीड़ में मत आना बच्चे को लेकर। वो लास्ट में एकदम आई, बिल्कुल लास्ट, मतलब बिल्कुल लास्ट में आई और वो पकड़ी थी, रॉड पकड़ के खड़ी थी और वो लड़की चिल्लाना शुरू कर दी, मामा मामा आंटी, मामा मामा आंटी, मामा आंटी। तो बेचारी समझा रही थी, हाँ बेटा उतर रहे हैं, आंटी के पास चलते हैं, रुक जा, उतरते हैं। तब तक गाड़ी अंदर ही अंदर धीमे धीमे सरक रही थी। किसी को अंदाज नहीं था उस भीड़ में कि गाड़ी सरक रही, आगे बढ़ रही है। अचानक वो जैसे उसने नीचे पैर रखा, उसके हाथ से बच्ची चटक के प्लेटफॉर्म पे गई। और आप लोग अगर इंडिया से तो आपको पता होगा, आजकल तो खैर ठीक ठाक हो गया है कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की सीढ़ी के बीच में गैप होता था पहले। 60s 70s में बहुत बड़ा गैप होता था। और वो बेचारी लड़की, हम तो उसको लड़की कहेंगे, ट्रेन के नीचे चली गई और बच्ची जो है प्लेटफॉर्म पे आ गई। अब आप इमेजिन करिए कि प्लेटफॉर्म की क्या हालत हुई थी। इतना भगदड़, इतनी चिल्लाहट, हल्ला हल्ला हल्ला, बचाओ बचाओ, कोई निकालो कोई निकालो। पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। फिर किसी ने कहा बच्ची को उठाओ, बच्ची को उठाओ। फिर किसी तरह से बच्ची को गोद में लेके एक आदमी बैठा रहा। मैं उनके सामानों को देख रही थी कि कोई इस भीड़ में सामान न खिसका दे उनका, तो मैं अपनी ट्रॉली उनके पास लाके उनके सामान के पास खड़ी हो गई। उसके हस्बैंड शायद बूथ, उन दिनों मोबाइल इतना पॉपुलर भी नहीं था, वो शायद बूथ पर गए थे इन्फॉर्म करने अपने रिलेटिव्स को या हॉस्पिटल को, कुछ करने गए थे। तब तक कुछ लोगों ने कहा कि अरे हमने उस औरत को नीचे देखा और दिख रही नहीं थी। सब लोग ढूंढ रहे थे कहाँ गई, बच्ची तो है रोड प्लेटफॉर्म पे, लेडी नहीं दिख रही, लेडी नहीं दिख रही है। तो फिर एक ने नीचे झांक के देखा तो वो दीवार के साथ चिपटी हुई बैठी थी। सब लोग इकट्ठे हुए और फिर गाड़ी रोकी गई, चैन खींची गई, उसको बहुत सावधानी से कि उसको चोट न लगे करके लेडी को ऊपर लाया गया प्लेटफॉर्म से। वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी, उसे अपनी चोट की कोई चिंता नहीं थी। वहां पे एक और लेडी बैठी थी, सदारनी थी, वो कॉटन दुपट्टा ओढ़े हुए थी। अपना दौड़ी जोर से, बेटा बेटा बेटा, अपना दुपट्टा लिए। उसके हाथ, उनको दिखाई पड़ गया कि उसका हाथ कट गया है, उंगली कट गई, केवल उंगली कटी थी। अपना दुपट्टा लिए उसको बांधना शुरू कर दी। फिर कोई चिल्ला रहा था, अरे ऐसा करो, पकौड़े वाले के पास से जाओ, उसके पास हल्दी मिलेगी, हल्दी ले आओ। हर आदमी अपना रिएक्शन दे रहा था। न वहां कोई जाति थी, न वहां कोई धर्म था, न कोई प्रांत था, न कोई भाषा थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए जैसे कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एक ही कुटुंब को बिलोंग कर रहा है, जो सब के सब उस माँ बेटी और उसके हस्बैंड के साथ जुड़े हुए थे। किस तरह से हम उसको हेल्प करें। किसी को जाने का मन नहीं था प्लेटफॉर्म से, कोई जाने को सोच ही नहीं रहा था। सब लोग उसी बोगी के सामने खड़े थे। फिर उसके बाद काफी देर बाद उसको दुपट्टे से बांधा गया। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस पर नर्सेस आई प्लेटफॉर्म पर। फिर एक डॉक्टर भी था उनके साथ, असिस्टेंट डॉक्टर रहा होगा। फिर उसको लेके, फिर एक लेडी बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे उसकी बच्ची को उसको दे दो, उसका आधा दर्द दूर हो जाएगा। जो अनुभवी लोग थे वो इसी तरह से बोलते थे, उस बच्ची को उसको गोद में दो, उसका आधा दर्द दूर हो जाएगा। तो उस बच्ची को उसके गोद में दिया गया। फिर उससे गोद में लेके वो सचमुच अपना दर्द भूल गई, पूरा छाती से लगा के चुपचाप बैठी रही। फिर मैंने कहा कि आपका सामान ये रखा है, कहाँ तक पहुंचा दूं आपका? तो उसके हस्बैंड ने कहा, थैंक यू मैडम, मैं ले जाता हूँ सामान, अब तो ये लोग आ गए, ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके वो लोग अपना उसको ले गए, बच्ची को ले गए, इसका सामान लेके गए, निकल गए। लेकिन प्लेटफॉर्म पे सब लोग एक दूसरे से इसी की चर्चा कर रहे थे। चर्चा चली रही थी, सब अपने अपने अनुभव बता रहे थे, कुछ कुछ अपना दर्द बता रहे थे, कुछ अपना दुख बता रहे थे। फिर उसके बाद एक समय था जब बहन आती थी प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग हू हा हल्ला मचाते थे जोर जोर से। आज मेरी सिस्टर सामने खड़ी थी, उस दिन आवाज नहीं निकली मुंह से, हम एकदम चुप, बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं। और वो भी चुप, ना हमने एक दूसरे को गले लगाए, ना हमने कोई विश किया। बड़े धीरे से आई, उसने कहा सामान कौन कौन सा है बता दो मुझे।
तो हम लोग लेके सामान बाहर निकले, गाड़ी से निकल आए, घर पहुंचे। घर में भी हमने कोई बातचीत नहीं की और वो लोग भी हमारी मनस्थिति को समझ रहे थे कि अभी बहुत मूड खराब है। नहा धो के निकले, नाश्ता लगा था, इच्छा नहीं हुई खाने की। सच बताऊं आपको, हमारे 3-4 दिन बहुत खराब लगे। वो मुझे पीहू याद आती थी, उसकी माँ इतनी सुंदर सी, इतनी अच्छी यंग कपल, हमेशा याद रहता था। और सच बताऊं, आज भी वो दिल्ली का स्टेशन का प्लेटफॉर्म, वो घटना रोए खड़ा कर देती है। और हमारे यहाँ एक निबंध आता था 12th में महाराष्ट्र बोर्ड में, जीवन की एक अविस्मरणीय घटना। तो मेरे साथ हमेशा होता था कि मैं मॉडल आंसर देती थी, कुछ न कुछ उनको अच्छे से बताती थी जिससे कि वो हमेशा याद रखें और फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपनी इमेजिनेशन से लिख सके। तो उस दिन टॉपिक था यही, अविस्मरणीय घटना, और मैंने उनको सुनाया। जब मैं सुना रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, वो जो बच्चे जो बिल्कुल ही हिंदी में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वे भी चुपचाप सुन रहे थे। मेरी कहानी खत्म हो गई, वे चुपचाप मेरा मुंह देख रहे थे। और वो दिन भी हमारे लिए अविस्मरणीय हो गया। मेरा क्लासरूम, सारे के सारे एक टक चुपचाप खड़े थे, मतलब कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे कि इसके आगे वो क्या बोले, इतने डूब गए थे इस घटना की के विवरण में कहना चाहिए। तो बस यही थी एक छोटी सी घटना हमारे जीवन की, जो आज भी अविस्मरणीय है। वीना जी, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है जिसको राखे साया मार सके ना कोई। वीना, वैसे आज एकदम से वो बच्चे को बच जाना, माँ का भी बच जाना, यू नो, आई एम श्योर दे आर ओके। आज भी हम बिल्कुल चुप हैं आपकी घटना सुन के, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और सबसे एक लोगों ने नीचे झांक के देखा, वो दीवार के साथ चिपकी हुई थी। हाँ, एक आदमी चिल्लाया, ये यहाँ 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 है वो लेडी, उठाओ उठाओ, निकालो निकालो। और सबसे बड़ा आपको हाँ जी, एक बात मैं आपको बताऊं, इस आपकी घटना सुन के मुझे अपनी लाइफ की एक घटना याद आ गई, जो मेरी बेटी के साथ, लारा मेरी बेटी जो है, उसके साथ घटी थी। वो भी ऐसी ट्रेन से लोकल, किसी दिन मौका मिलेगा क्योंकि लंबी बात है वो, और वो भी ट्रेन के नीचे आ गई थी। और ट्रेन से जब वो निकल के आई, और वो जो शख्स वो लेके, जो लोग बॉम्बे के रहने वाले हैं वो जानते हैं, वहां पर एक अग्रवाल क्लासेस होते हैं बांद्रा में होते हैं, तो वहां वो सुबह में जाती थी ट्यूशन के लिए। तो हम तो यही समझते हैं कि वो गई है, आएगी, मगर ये बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा ताकतवर है। तो वो जो एक साहब थे जो उसको लेके आए, जब वो लेके आए तो मैंने पूछा, सब बात, बहुत देर तक बातचीत होती रही, सब हो गया, इत्मीनान हो गया, देख लिया बच्चे को किस ठीक ठाक है। तो मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं सिद्धि विनायक जा रहा था, बहुत लंबी लाइन होती है इसलिए मैं सुबह सुबह जाता हूँ सिद्धि विनायक पूजा के लिए। तो मैंने कहा सॉरी, आपको हमारी वजह से आपकी पूजा खत्म हुई। तो पता उनका जवाब क्या था? तो लगे, बहन जी, आज जो मैंने पूजा की है वो तो कभी आज तक जिंदगी में नहीं की थी। ये सोचिए जरा, ये फीलिंग होती है। जो अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है। कभी मौका लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि लारा कैसे ट्रेन के नीचे आई थी और कैसे पूरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल के, फ्रॉम द फर्स्ट बोगी टू लास्ट बोगी, सब पूरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल के चली गई और वो जिंदा सलामत रही। तो ये होता है, कहते हैं कि बचाने वाला बड़ा है मारने वाले से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ दादर स्टेशन पे हुआ। मैं चर्च गेट केसी कॉलेज के लिए जा रही थी, हमें क्लासेस अटेंड करने। तो दादर स्टेशन पे इतनी भीड़ होती थी उस समय उस ट्रेन में कि ऑटोमेटिकली लोग चढ़ते थे, ऑटोमेटिकली उतर आते थे। हाँ, वहां तो यही होता है, पता नहीं होता है कि कैसे उतरना, यूं बस उतर जाते हैं। और मैंने हैंडल पकड़ा था, तब तक गाड़ी चल दी। मैंने गाड़ी छोड़ा, सेम थिंग हैपेंड विद लारा। मैं वहां, लेकिन ट्रेन की स्टोरी बहुत होगी, कईयों के पास होगी, मेरे पास भी है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए वीना जी, कि जब इतना सब इंसिडेंट हो गया तो कोई पुलिस नहीं आई वहां पे? आई बहुत देर बाद, उसके पहले ही काफी यही तो होता है पुलिस के साथ। हर जगह पुलिस के साथ यही होता है। इंडियन पुलिस जो है वो बदनाम है इसीलिए। लेकिन एक बात है, रीवा जी, आपके तो एक बहुत घने दोस्त हैं, पिक्चरों में ज्यादा बदनाम है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, आप एक आपको मैं एक ऐसे पुलिस वाले से मिलवाने वाली हूँ कि जो नहीं, वो वैसे कहते ही है ना कि पुलिस में या तो सिफारिश चलती है या पैसा चलता है, मगर एक ऐसा
मैं आपको पुलिस वाला मिल जाऊंगी कि जिसके यहाँ कभी जिंदगी भर ना सिफारिश चली ना पैसा चला। चला तो एक चीज, क्या? डंडा। डंडे से वो काम कराते थे। तो वो है मदन घई। तो मदन घई भाई, आइए जरा और अपना बताइए कि आपने क्या आपकी जिंदगी का कौन सा इम्पोर्टेंट डे है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, हम सब सुनने के। सब हाँ लोगों जी। को मेरा जो भी गई होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं गई, वो भी बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो मुझे लगता है कि लास्ट डे में सारा रात चुका हुआ है। वैसे कहते यह है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, मगर हमारा तजुर्बा इसका उल्टा है। हम तो ये नहीं, लेकिन जमाना क्योंकि दोस्ती निभाना अच्छी तरह जानते हैं, तो उसी दोस्ती के सहारे मैंने इनको बुलाया है। आइए और दोस्ती बताइए कि आपका डंडा क्या क्या काम करता था। ये बात है उस वक्त की 1974 की बात है ना, ये 1974 में, 1978 सबसे पहले तो मैं सब लोगों को अपना नमस्कार देना चाहूंगा। एक सेकंड में आपका तारुफ करा दूंगा। 1978 में ये बरेली में सीआईडी के क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर थे, और उस वक्त का ये है। वैसे जब ये रिटायर हुए हैं तो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस हो चुके थे। तो ये जो वाकया है, ये जब ये सीआईडी में थे, बरेली में इनकी पोस्टिंग थी, उस वक्त का है। हाँ, अब आप शुरू हो जाइए। नमस्कार सब लोगों को सबसे पहले तो। और ये अजीबोगरीब किस्सा है, मेरी भी नौकरी में इस तरह का ये किस्सा पहली बार आया। 1978 में जब मैं क्राइम ब्रांच सीआईडी में बरेली पोस्टेड था, तो एक दिन वहाँ के मंत्री थे लोकल, ओम प्रकाश सिंह, उनका एक लेटर, सरकारी लेटर गवर्नमेंट से आया कि वो इंस्पेक्शन करने सेंट्रल जेल बरेली पे गए थे। तो वहां उनको एक लड़का सोनू मिला जो अंदर कैद काट रहा था। वहां उसके पिता ने, जो जेल के बाहरी कुछ लोगों के साथ खड़े थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब ऐसा मेरे बेटे को एक दूसरे शख्स ने, जिसको वाकई में सजा हुई थी मुरादाबाद के एक केस में, तो उसने मेरे बेटे को धोखा दे के अपनी जगह पे जेल में भिजवा दिया है। आप इसकी जांच करा लें और मेरे बेटे को जेल से बाहर निकलवाएं। मंत्री जी ने ये लेटर जब हमें प्राप्त हुआ तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे संभव है, किस तरीके से ये हो सकता है। एनीवे, हम लोग फौरन ही मैं चूंकि वो तब इन्वेस्टिगेशन मुझे मिली उनके लेटर पे, तो मैं बरेली जेल, सेंट्रल जेल गया, तो ये लड़का मुझे मिला। ये करीब 20 साल का लड़का था। इसने मुझे बताया कि साहब मैं तो अपने काम की तलाश में, गरीब बरेली का रहने वाला था, बहेड़ी का, मैं काम की तलाश में रेलवे स्टेशन बरेली पे गया था। वहां मुझे ये नंदलाल नाम का मुरादाबाद का ये आदमी मिला। ये बातचीत में उसने कहा कि तुम्हें काम की तलाश है और मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश है, और वो ये मुझे मुरादाबाद अपने घर ले गया। वहां इसने बहुत खातिर की, इसकी वाइफ भी थी, ये दोनों मियाँ बीवी थे। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखा और करीब 1 महीने तक लगातार मैं इनके पास जब रहा, तो फिर इन्होंने मुझे एक लड़की पड़ोस में दिखाई और ये कहा कि तुम्हें ये लड़की पसंद है। हमने कहा हाँ, बताएं किस वजह से। उन्होंने कहा इसलिए कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे की तरह सो, इसके तुम्हारी हम शादी करा देंगे और तुम हमारे साथ ही रहो, सारा पूरा परिवार। इस तरीके से मतलब उसको अपने पूरे विश्वास में ले लिया। और फिर एक दिन ये कहा कि काश हमारी अपनी औलाद होती, तो एक मेरे खिलाफ वारंट आ गया है, मुझे कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए जेल जाना है, तो अगर मेरा बेटा होता तो मैं अपनी जगह अपने बेटे को भेज देता और मैं जो है फिर उसकी जमानत करवा लेता, कोई दिक्कत नहीं होती, काम हो जाता। तो इस चक्कर में आके उसने उस लड़के सोनू से जब उन्होंने बहुत इस तरह की बात करी, तो उसने कहा कि मैं भी आपके बेटे की तरह से हूँ, मुझे बताइए, जो मैं भी तैयार हूँ आपके साथ, जो भी आप। फंस गया। यस। तो बातचीत में वही ना, दोनों मियाँ बीवी ने और वो लड़की दिखा के ऐसा फांसा कि वो करीब बच्चा ही था। इसको लेके वो मुरादाबाद कोर्ट में, एक्चुअली में उस कोर्ट से उसको उस केस में 7 साल की सजा हो गई थी, वो बेल पे था, ही वाज ऑन बेल। तो वो लड़का नहीं लड़का नहीं, वो आदमी
नंदलाल। अच्छा, वो आदमी जो था, ही वाज ऑन बेल, लेकिन अब उसकी सेशन कोर्ट के बाद जब वो हाई कोर्ट से बेल करा ली थी, हाई कोर्ट से उसकी अपील खारिज हो गई, तो फिर जब अपील खारिज हो जाती है देन ही हैज टू गो अगेन टू द, अपने जेल में जाना पड़ता है आपको, आपका वारंट निकल आता है। तो वारंट जब निकला हुआ था तो इसने ये खेल खेला, इसने इसको आगे कर दिया और वहां कोर्ट में मिल मिला के इन्होंने एप्लीकेशन देके कि साहब ये जो लड़का है ये नंदलाल है, और उसने भी कहा हाँ मैं नंदलाल हूँ, मतलब सोनू ना बता के उसने भी अपना नाम गलत बताया, उसमें उतने हिस्से का कहना चाहिए कि वो भी शामिल हुआ इस केस में। एनीवे, फिर वो मुरादाबाद जब जेल में उसको भेज दिया गया कोर्ट से, जेल में उसको पता चला कि ये तो तमाशा कर दिया इन्होंने, तो कहा था कि 10-5 दिन में हम छुड़वा लेंगे, तो यहाँ तो मालूम पड़ा कि 7 साल की सजा है। अब वो जो उसकी वाइफ थी वो आके जेल में उससे मिलने आ गए अगले दिन, उसकी नंदलाल की वाइफ, और उससे कहा कि देखो ऐसा अब तुमने किसी को ज्यादा यहाँ बताना शुरू किया तो तुम तो और लंबे चले जाओगे, तो कि तुमने तो अपने आप को खुद ही नंदलाल कह के अपने आप को तुम जेल में आए हो, इल्लीगल हो गया, हाँ फंस गया। तो बहरहाल वो बेचारा वहीं जेल में अपना पड़ा रहा कुछ दिन के बाद फिर जैसे होता है सजा काटने के लिए सेंट्रल जेल बरेली उसको ट्रांसफर किया गया फ्रॉम मुरादाबाद। और मुरादाबाद जब वो वहां रहा, कुछ महीने बीत गए, तो उसका जो फादर था वो लगातार इसकी तलाश कर रहा था, वो भी भेड़ी का रहने वाला, बरेली में जगह जगह ढूंढता था इसको। और बरेली सिटी में आप शायद जानते होंगे, बरेली सिटी के अंदर जो अस्पताल है वो बिल्कुल खास उस जगह पर है जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, लोग बाग आते जाते रहते हैं। ये बरेली जेल में बीमार हुआ और ऐसी इसको तकलीफ हुई कि इसको दिखाने के लिए जेल वालों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में भेज दिया। वहां गेट के बाहर इसका फादर इत्तेफाक से वो भी इसको तलाश करता हुआ घूम रहा था, वो इसको गेट पे मिला। नो, इसको कहते हैं ऊपर वाले का खेल। वेरी करेक्ट, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये किस्मत की बात थी, जो वो वरना तो वो पड़ा ही रहता, अपना सजा भी काट जाता, पता भी नहीं चलता किसी। उसने फिर उसको सारी कहानी बताई कि साहब मेरे साथ ये ऐसा बीता है। उसके फादर ने इस पर ये किया कि अपने कुछ लोगों से मिलकर जेल पे जाता रहा, लेकिन जेल पे उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की। वो लगातार जाता था अपने कुछ आदमी लेके, कोई प्रधान को, कभी किसी, कभी को ढंग का आदमी मिल गया। तो एक दिन उसको ऐसा हुआ कि जेल के ये मंत्री जी ये इंस्पेक्शन करने जेल पे आए, तो इन्होंने उनके सामने अपनी फरियाद रखी और सारी बात बताई। तब मंत्री जी ने ये सारी इतना नोट लिख के कि भाई इसकी जांच कर ली जाए। अब जब जेल का मैंने रिकॉर्ड देखना शुरू किया तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस लड़के की उम्र तो हार्डली 20 साल की है, और जो रिकॉर्ड उस आदमी के खिलाफ है जो मुरादाबाद जेल में जाकर मैंने देखा, ही इज मोर देन 45 ईयर्स, मतलब इतना फर्क। एंड दोनों के डिस्क्रिप्शन, जो हुलिया लिखा जाता है हमारे यहाँ, डिस्क्रिप्शन में भी इतना भारी अंतर, वो उसकी लंबाई कम, इसकी लंबाई थोड़ी, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये सारी चीजें हमने इकट्ठी करके मुरादाबाद कोर्ट को ये बताया कि ये तो आदमी जो गलत जेल में चला गया है, तो अब हमारे पास क्या चारा हो, किसी तरीके से जो है इस आदमी को, तो हर हालत में तो गलत आदमी जेल में आ गया है। तो हमारे यहाँ एक तरीका ये होता है कि आप किसी केस में जिस आदमी ने थोड़ी गलती की है उसको अप्रूवर बना लीजिए, अप्रूवर। तो इस आदमी को हमने अप्रूवर के रूप में, वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बताता हूँ। अप्रूवर का मतलब ये होता है कि भाई मैंने इस केस में, मेरे से भी गलती हुई है, बट मेरे से गलती जो है इस आदमी की वजह से हुई है जिसने मेन क्राइम किया। मैं तो आई एम ए विटनेस अगेंस्ट हिम, मतलब मैं अब इस बात की गवाही देने को तैयार हूँ। तो कोर्ट उसको वार्न भी करती है, देखिए अगर आपका ये प्रूव नहीं हुआ कि आप इस आदमी का क्राइम है, तो आपने जो ये कन्फेशन किया है, तो आप जो है आप भी इसमें सजा पा सकते हैं। तो वो अब उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है, अब नेचुरली उसके पास यही चारा है कि भाई वो सही बात बताए। अब सजा तो उसको ऑलरेडी गलत हो ही रखी है, तो दिस इज कॉल्ड अप्रूवर। तो कोर्ट में उसको अप्रूवर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी मुश्किल से लोग अप्रूवर बनते हैं और कोर्ट भी बड़ी मुश्किल से मानती है।
एनीवे चूंकि सही बात थी, मैंने डॉक्यूमेंट्स उनके सामने पेश किए, सब रिकॉर्ड्स दिखाए, तो दे वर कन्विंस्ड कि हाँ भाई ये लड़का जो है ये गलत फंस गया है। उसको एज अप्रूवर, एज ए विटनेस करके फिर हमने जेल से उसको बाहर निकलवाया। सबसे पहले तो ये काम हुआ कि हाँ, बरेली जेल से ही वाज रिलीज्ड। सबसे बड़ी बात तो ये हुई। नेचुरली सभी लोगों के लिए, घर वालों के लिए बड़ी भारी बात थी, सभी लोगों के लिए। अब उसको लेकर आपके घर वालों के लिए भी बड़ी बात थी वो। जी हाँ, थैंक यू। मैंने हाँ, मैं एक्चुअली मैं बड़ा फ्रेंकली बताऊं, उस लड़के को लेके मैं बरेली में, मेरी फैमिली थी और हमारे पड़ोस में और कुछ लोग थे, तो मैं लेके आया सबको। मैंने उस लड़के को मिलवाया, दिखवाया। मैंने कहा यार देख ले, तूने तो वहां लड़कियां देखी थी, यहाँ भी देख ले, तुझे को पसंद है। तो वो हंसता था, कहता नहीं था, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, बिल्कुल सही है, और अब आप जहाँ कहें। तो वो फिर मेरे साथ उस केस में लगातार जगह जगह हम चलते, और हमने फिर उस नंदलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया मुरादाबाद पुलिस से। उसको कार्रवाई करने के लिए मुरादाबाद पुलिस को सौंप दिया कि भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये, आप लोगों को हैरानगी होगी कि जैसा उसने किया था, जैसा बुरा किया, जज का भी हाँ, तो वो मतलब जज ने भी ये नहीं देखा कि कौन, हाँ, सब मतलब ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोर्ट्स में और जगह जगह पे इतनी अंधेरगिर्दी है, चाहे वो जेल है और चाहे ना, कोई देख नहीं रहा कि भाई ये लड़का जो है ये उम्र क्या है, और वो रिकॉर्ड में देखें उसकी उम्र क्या है। भेज दिया उसको, जेल भेज दिया, और पैसा खिला दिया होगा ना उसको। जी हाँ, हाँ, वो सब मैं वही कह रहा हूँ, ये सारा मिल मिला के काम हो जाता है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं तो इंसाफ होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी जगह तो इंसाफ हो। और मैं आपको साथ में और जोड़ दूं कि उस आदमी का जिसने ये मेन जुर्म किया था, आपको कि वो आदमी कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो एक्सीडेंट में वो भी मारा गया। तो आपने क्या किया जिंदगी में, जैसा आपने किया वैसा भर लिया, जैसी करनी वैसे भरनी है, क्या जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। तो ये ऐसा इंसिडेंट था जो कभी मेरी जिंदगी में, कभी डिपार्टमेंट में कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था कि इस तरह की घटना भी घट जाए और गलत आदमी जेल चला जाए। और फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, कोई गलत आदमी जेल चला जाए, उसको निकालने का तरीका पर यही था मेरे पास कि मैंने उसको अप्रूवर बनवाया, एंड देन ही वाज रिलीज फ्रॉम द कोर्ट। एंड उसके खिलाफ केस करने में आपको कितना टाइम लगा? नंदलाल जेल गए नहीं, नंदलाल को जेल गए हुआ नहीं। मैं समझा नहीं कितना टाइम लगा। केस था, हाँ हाँ, आपने उसको निकाला जेल में से, जी हाँ, भी तो फिर कन्विंस करना पड़ेगा ना कि भाई। हाँ, मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो हमें इसी में लग गए ना, रिकॉर्ड बनाने में, उसको पेश करने में, उसके बयान कराने में, फिर कन्विंस कराने, कोर्ट को कन्विंस कराना था ना कि ये आदमी सही है। वो तो सारे रिकॉर्ड्स पेश किए हैं, मुरादाबाद के रिकॉर्ड्स ला के दिखाए गए, तो ये सारे टेक्स टाइम। तो जो बड़ा स्लो प्रोसेस है, कोर्ट्स का भी बड़ा स्लो प्रोसेस है। तो जज के अगेंस्ट कोई केस नहीं होता है कि जिसने रॉन्ग जजमेंट दी? आई टोटली एग्री। उसने क्या जजमेंट तो उसने नहीं दी थी ना, उसने तो जैसे होता है कि भाई इस आदमी ने कहा कि भाई मैं नंदलाल हूँ, मैं हर एक आदमी तो कहता नहीं है ना कि मैं मुल्जिम हूँ, मुझे जेल भेज दो। तो ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तो फिर आपको गवर्नमेंट को अलग से अप्रोच करनी पड़ती है। तो ये रूटीन, ये रोजाना किस्से, तो रोजाना कोर्ट्स में ये किस्से, ये जो है इस टाइप की घटनाएं जो है वो आपको जगह जगह मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगी, लेकिन ये केस टिपिकल था। अच्छा, जी, एक बात बताइए, इतना बिल्कुल यूनिक केस आपने सॉल्व किया, तो आपको कुछ इंक्रीमेंट मिला, कुछ आपको कोई सर्टिफिकेट मिला, कुछ हुआ उसका बदले में? हाँ, देखिए, दिस वाज अ वेरी यूनिक टेस्ट, ये ऐसा केस नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, इसमें एक्चुअली में साहब एप्रिसिएशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट मिल जाता है। हम लोगों के लिए यही बड़ी भारी बात होती है कि डिपार्टमेंट आपको अप्रिशिएट करता है, और साथ में सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट से जहाँ पर हम रिपोर्ट भेजते हैं तो दे अप्रिशिएट कि चलिए आपने बड़ी जल्दी केस सॉल्व कर दिया, और मंत्री जी, और सबसे बड़ी बात उस लड़के के परिवार की। तो वो परिवार जो है, फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना थी, ये सत्य कथाएं, अगर आपने कभी कोई पढ़ी हो, सत्य कथाएं नाम की मैगजीन्स आती हैं, मनोहर कहानियां, सत्य कथाएं।
इसमें ये पूरी छपी और उसमें उसकी फोटो, मेरी फोटो, सारी की सारी छपी। तो ये लड़का, हाँ, ये लड़का उस फोटो को लेके जगह जगह जाता था, घूमता रहता था मुझे ढूंढने के लिए। तो जैसे किसी थाने पे गया, उन्होंने बता दिया कि ये हमारे सीआईडी ऑफिस में चला गया। तो उसको पता चला, एक बार मैं गाजियाबाद में पोस्टेड था, तो घूमता 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 हमारे वहीं आ गया, मैं मोदी नगर में पोस्टेड था। तो मैं हैरान हुआ उसको देख के। वो किताब उसने मुझे दिखाई कि साहब मैं वही हूँ। तो मैं मतलब खुशी की बात ये होती है कि एक बंदे को हमने जो है उस खराब जगह से निकलवा लिया और उसकी जिंदगी तबाह होने से बचा लिया, परिवार के लिए, मतलब परिवार में वापस चला गया। अब मतलब ये सबसे बड़ी तसल्ली तो आपको इस बात की है ना कि आपने कोई अच्छा काम कर लिया। और भाई इसी काम के लिए मान लो मैं अगर उनके परिवार वालों, दूसरे परिवार वालों के साथ मिल जाता तो इस बेचारे की जिंदगी तो तबाह हो जाती। लेकिन अगर आपको भी पैसा खाने की लालच होती तो आप भी पैसा खा लेते। नेचुरली मैंने ये कहा ना, अगर ये होता तो फिर तो ये जिंदगी भर निकल ही नहीं पाता, ये तो पड़ा रहता। हमको नाज है, हमको फख्र है कि आप हम आईसीसी के मेंबर हैं और हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। वी आर फील प्राउड कि हम आप ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जितना टाइम है, अभी हम अपने ऑडियंस को कहेंगे कि जो बात करना चाहे, तीनों और हमारे पार्टिसिपेंट से वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी जी गई साहब, टाइम है तो वो एक डंडे वाली बात भी बता दीजिए ना। डंडा साहब जिसका जरूरत होती है। गई साहब, आप थे, भगवान बनकर आए, आपने उस लड़के को बचा लिया। ऐसे पता नहीं कितने पड़े होंगे जेल में जिनका कोई आगे पीछे सुनने वाला नहीं, बेचारे सजा काट के निकलते मर जाते हैं। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। आपका अग्रवाल भाई साहब, आप प्लीज एक को लीजिए, सबको टाइम दीजिए बोलने का। हमारे ऑडियंस के लिए हमने टाइम छोड़ा है। अग्रवाल साहब कुछ कह रहे थे, हम बताएं अग्रवाल साहब। हाँ जी, मैं ये पूछा था आपसे कि वो जो बुक है, जिस किताब में आपकी फोटो भी छपी है और वो कहानी भी है, वो आपके पास है, कॉपी है? तो साहब ने, मुझे अब याद नहीं है कि गाजियाबाद में भी होगी कि नहीं होगी, बड़ी पुरानी किताब है साहब, कहाँ 78 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी वक्त की है। अब शायद कहीं अगर मिल गए तो अलग बात है। अभी तो वो लड़का जो है 60-62 साल का होगा, है ना? बिल्कुल साहब, वो तो अब कहाँ से कहाँ पहुंच गया होगा। वो आपको मिलता रहता है वो? नहीं, अब तो साहब मैंने आप सर्च किया कि मुझे वो आखिरी बार जब मैं मोदी नगर था तब वो किताब लेके, वो किताब भी उसके पास है जिस जगह से वो पहुंच जाता था। तो उसके बाद अब मैं भी चूंकि अब वहाँ डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, सॉरी गाजियाबाद से हट के आ गया, तो बेचारा कहाँ मुझे तलाश करे, कहाँ पता करे मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, कोई बता दे तो अलग बात है। तो यही है कि केस होने के बाद फिर दिमाग से कई चीजें निकल जाती हैं। और दूसरे आप जैसे लोग इंडिया की शान है, इंडिया की शान है आप जैसे लोग। मेरे ख्याल में आपने वो केस पकड़ लिया जी, आपने वो केस पकड़ लिया। हाँ कोई और होता तो शायद उसकी पकड़ में ना आ पाता। ये सोच और आपकी फार साइडेडनेस है कि आपने केस में वो डिफरेंस देख लिया कि दोनों की एज डिफरेंट है, दोनों का हुलिया डिफरेंट है, आपने केस को पकड़ लिया। वो तो सही है ना, जब आपको ये मालूम हो जाए कि इसके साथ जाती हुई है, तो फिर आपको अपने दिल के साथ वो केस को लगा के किसी तरीके से, भाई आपका पर्पस क्या है, आपको इंसाफ करना है ना। अब बैठ के वो काम तो पूरा नहीं करने देना। और मंत्री जी ने भी जानबूझ के ये केस पुलिस को नहीं भेजा, ये जानबूझ के क्राइम ब्रांच सीआईडी को भेजा कि कम से कम यहाँ इंसाफ हो जाएगा। नहीं, हम तो मंत्री जी के भी सलाम करते हैं कि वो भी ईमानदार थे, नहीं तो ज्यादातर मंत्री तो ऐसे नहीं होते, ज्यादातर नहीं होते। मैं इस केस में भाई साहब ये कहना चाहूंगा कि शायद उस वक्त सिचुएशन इतनी अच्छी स्टेबलाइज नहीं हुई थी, अदरवाइज जो आपके सुपीरियर्स हैं they could have very comfortably recognized your contribution for the justice you got for that boy, and they should have put you